अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो हमने स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन और वेरिएबल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से लेके चलना था। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम इससे पहले हम थोड़ा सा जो पहले पिछली क्लासेस में कवर किया है उनको ज़रा सा रिवाइज कर लें, और इससे ये होगा कि आपकी रिवीजन हो जाएगी और जो नया बंदा ज्वाइन करने वाला है उसको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं फ़िलहाल। तो कुछ मैं बता देता हूँ कि हमने शुरू में क्या किया था। ये स्लाइड है, ये आपको मिल जाएंगी या ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो सेटअप करनी होती है हमने अपनी इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं जहाँ पे कोडिंग वगैरह करनी है। और उसके बाद हमने देखा था कि जहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है वो या तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं, अगर एचटीएमएल की फाइल के अंदर ही लिखना है तो वो स्क्रिप्ट की टैग के अंदर आएगा। अगर आपने सेपरेट फाइल में लिखना है तो वो एक सेपरेट फाइल डॉट जेएस के नाम से हम बना लेते हैं। ठीक है, उसमें अपना सारा कोड लिखते हैं। तो हमने देखा था कि आउटपुट किस तरह से शो होती है, यूज़र को किस तरह से कोड लिखा हुआ शो होगा। अगर तो मैं अपनी जावास्क्रिप्ट में लिखता हूँ इस तरह से डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, तो ये किस तरह जाके यूज़र को शो होगा। ये जब ब्राउज़र ओपन करेगा, ब्राउज़र को रन करेंगे तो ये आपको जिस तरह से सिंपल, अब हम एच टी एम एल के अंदर सिंपल H1 या H2 किसी तरह कोई हेडिंग वगैरह लिखी हुई शो होती है, उसी तरह से ये आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप कंसोल करेंगे, कंसोल करके देख लें। कंसोल बेसिकली यूज हो रहा था आपको डीबग करने के लिए, या कह लें कि एरर वगैरह चेक करने के लिए। लाइक अगर आप चाहते हैं कि यूज़र को आउटपुट शो होने से पहले इसको देख लिया जाए कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, तो वो आप क्या करते हैं, कंसोल में चेक कर लेते हैं। तो कंसोल में किस तरह आएगा कि आप ब्राउज़र पे जाएंगे, ब्राउज़र पे आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएंगे, इंस्पेक्ट में जाके आपको कंसोल की एक टैब मिलेगी। तो ये वाली आउटपुट आपको वहाँ पे शो हो रही होगी, हेलो वर्ल्ड। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का मकसद बेसिकली क्या है? जावास्क्रिप्ट का मकसद ये है कि आपकी वेबसाइट के अंदर इंटरेक्टिविटी पैदा की जाए। लाइक इसकी एग्जांपल इसी तरह ले लें कि फॉर एग्जांपल एक मेरे पास बटन है वेबसाइट के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट पे जब मैं उस बटन पे क्लिक करूँ तो एक मेरे पास पॉपअप आए, मेरे पास मैसेज आ जाए, कुछ भी लिखा हुआ। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल लॉगिन का बटन होता है, लॉगिन का बटन होता है कि मैं लॉगिन पे क्लिक करूं, मेरे पास एक पॉपअप आता है, उसके अंदर मेरे पास नई स्क्रीन शो होना शुरू हो जाती है। तो बटन के ऊपर एक फंक्शनैलिटी ऐड कर दी हमने थ्रू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्यों यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स यूज़ करते हैं कि हमने कुछ डेटा है जो कि हमारे कोड में आगे यूज़ हो रहा है, जिसकी वैल्यू यूज़ हो रही है, तो हम छोटे छोटे कंटेनर्स बना लेते हैं। वेरिएबल्स आर काइंड ऑफ कंटेनर्स टू स्टोर टेम्परेरी डेटा। ये जब जब तक डेटा स्टोर करेगा जब तक आपका जो है प्रोग्राम रन हो रहा है। जब प्रोग्राम टर्मिनेट करेगा तो ये सारे वेरिएबल्स डी एलोकेट हो जाते हैं, यानी कि एम्प्टी हो जाते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स। उसके बाद आगे था कि वेरिएबल में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपको एप्लीकेशन में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे आपने अपने वेरिएबल में जो डेटा स्टोर किया हुआ है उसकी वैल्यू को चेंज करना होगा। मोस्टली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो वन का ही हो रहा होता है, लेकिन हम मैनुअली भी कोई चीज़ इसमें सेट कर सकते हैं वैल्यू। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जो यूज़ केस है वो इस तरह ले लें कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक शॉपिंग ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उसमें शॉपिंग कार्ट का एक मेरे पास फंक्शन है। लाइक मैं कहता हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट को करता हूँ ऐड टू कार्ट। जब मैंने ऐड टू कार्ट किया तो मेरे कार्ट में एक प्रोडक्ट आ गई, लेकिन जो ओवरऑल प्रोडक्ट वहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 प्रोडक्ट शो हो रही थी, जब मैंने एक को ऐड टू कार्ट कर लिया तो वो डिक्रीमेंट हो रहा होगा उसका बैकएंड पे वेरिएबल। तो जो ओवरऑल काउंट होगा ना वो 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये डिक्रीमेंट का सिंटैक्स है, वेरिएबल के साथ माइनस माइनस, और जो इंक्रीमेंट का है वहाँ पे आ जाता है प्लस प्लस। ठीक है, आगे डेटा टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने वेरिएबल में किस तरह का डेटा रखवा सकता हूँ, या तो वो स्ट्रिंग होगा, नंबर होगा, बूलियन हो सकता है, ट्रू और फॉल्स।
ठीक है, इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, सिंबल हो सकता है। सही है, ये सारी डेटा टाइप्स हैं। अच्छा, फिर हमने देखा था कि स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? आपके कोड में मल्टीपल्स लाइन लिखी होती हैं, हर एक लाइन आपकी स्टेटमेंट है। सही है, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप उसको स्टेटमेंट कहें कि जो लाइन आपकी सेमी कोलन पे टर्मिनेट हो रही है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक वेरिएबल है, मैंने उसका नेम रखा, उसमें वैल्यू स्टोर की। तो मेरा अगर ये 5-6 लाइनें इस तरह लिखी हुई हैं, लेकिन अगर सेपरेट लाइन पे हैं तो वो स्टेटमेंट है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हर लाइन के एंड पे आपको सेमी कोलन देना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि ये एक स्टेटमेंट है। अगर मैं इसी एक लाइन को इसी के साथ आगे दूसरी लाइन लिख दूं विदाउट सेमी कॉलन, तो ये ब्राउजर हमारा कंपाइलर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि ये दो स्टेटमेंट हैं या एक ही स्टेटमेंट है। तो अगर तो मुझे एक ही लाइन पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखनी है, तो मुझे ये अब ये नेसेसरी है कि मैं सेमी कॉलन के साथ उनको सेपरेट आउट करूं, वरना वो कंपाइलर अंडरस्टैंड नहीं करेगा, उस पर एरर आएगा। ठीक है, ये होती हैं स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन वो हैं कि जो स्टेटमेंट्स में कोई कैलकुलेशन हो रही हो, मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कैलकुलेट किया जा रहा हो थ्रू ऑपरेटर्स। वो ऑपरेटर्स क्या हो सकते हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन, या इस तरह से कंकैटिनेशन भी हो सकती है प्लस के साथ। तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एक से नई नई कोई स्टेटमेंट जनरेट करना या कैलकुलेट करना, या उसको कॉन्कैट करना, तो ये होती है एक्सप्रेशंस। ये सारा आप कवर किया है, आप पिछला लेक्चर देखें तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं जस्ट ओवरऑल ओवरव्यू दे रहा हूँ बस। उसके बाद ये है कि कमेंट्स, जिस तरह हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स मल्टीपल लाइन भी हो सकते हैं, सिंगल लाइन भी हो सकते हैं। तो सिंगल लाइन ये है कि आप डबल स्लैशेस लगाएंगे, तो जो जो लाइन इसके आगे लिखी होगी वो क्या हो जाएगी कि कंपाइलर उसको इग्नोर करता चला जाएगा, वो रीड नहीं होगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अच्छा, और दूसरा ये कमेंट्स का फ़ायदा होता है कि अगर आपने कुछ कोड लिखा है और आप उसके ऊपर अगर कमेंट करके थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दें कि ये कोड कर क्या रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उस कोड को देखोगे तो आपको कमेंट पढ़ के अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इसमें हमने क्या किया था। और अगर आप आउटसोर्स भी करते हो, उस कोड को किसी दूसरे को देते हो, तो वो भी कमेंट से अंडरस्टैंड कर लेगा कि इसमें क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट्स में ये इसी तरह सिंटैक्स है जैसे बाकी लैंग्वेज में, स्लैश, टैरिक, और उसके अंदर जो भी आएगा वो कमेंट हो जाएगा। वेरिएबल्स नेम, हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस में यही रिस्ट्रिक्शन होंगी आई गेस, कि आपका वेरिएबल में कोई स्पेस नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपका वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आपके वेरिएबल में अंडरस्कोर या डॉलर के अलावा कोई और दूसरा जो है साइन नहीं आना चाहिए। अब ये कुछ लीगल नेम्स हैं, ये आप स्लाइड से देखिएगा। नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन नंबर से एंड या फर्स्ट के अलावा कहीं पे भी नंबर आ सकता है, फर्स्ट लेटर के अलावा। ठीक है जी, और इसके बाद हमने कुछ देखा था रिजर्व कीवर्ड हैं जो कि आपके नाम में नहीं आ सकते। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे डेटा टाइप 4 है, या बाइट है, या क्लास है कीवर्ड। तो आप इन नाम से अपने वेरिएबल को नेम नहीं दे सकते। ठीक है, और ये केस सेंसिटिव, ये एक चीज़ याद रखनी है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके वेरिएबल नेम्स केस सेंसिटिव होंगे। फॉर एग्जांपल, आपने सेम नेम से दो वेरिएबल लिखे हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस ये है कि एक लोअर लेटर में है
और एक में एक कैपिटल लेटर आ रहा है, लेकिन पढ़ने में वो दोनों सेम है, लेकिन जावास्क्रिप्ट इन दोनों को सेपरेट वेरिएबल्स कंसीडर करेगा। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। आगे हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे थे, और इसके रिलेटेड हमने कोई असाइनमेंट भी दी थी बिलाल, याद है आपको? हमने कहा था कि इनको यूज करते हुए आप जी जी कैलकुलेटर बनाएं। बिल्कुल। कैलकुलेटर में फिलहाल तो हमने वो यूजर से इनपुट लेने वाली चीज कवर नहीं की थी, लेकिन इसलिए दिया था कि आपको ऑपरेटर से प्ले करना है। ये ऑपरेटर यही हैं जैसे मैथ में कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं हम, मल्टीपल डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह। ठीक है। असाइनमेंट बहुत सिंपल सी थी, मुझे हाँ, उम्मीद है कि की होगी। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो आगे उनको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, सही है। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने लास्ट टाइम जो देखा था ना, वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने जस्ट देखा था कि हम उसी वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके वैल्यू चेक कर रहे थे कि उसमें कोई चेंज आ रहा है कि नहीं। तो हो ये रहा था कि सेम वेरिएबल में अगर हम रिजल्ट चेक करेंगे तो हमें दोनों पोस्ट इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट दोनों सेम ही रिजल्ट दे रहे होंगे। ठीक है, तो डिफरेंस चेक करने के लिए कोड में करके देख लेते हैं हम। अच्छा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, एक वेरिएबल, वही एग्जांपल ले लेते हैं, एज। एज इज इक्वल टू 10। ठीक है, और मैं अब चाह रहा हूँ कि एज में ना, हम्म। जी बिलाल कुछ क्या? कह रहे हैं? न्यू एज, पहले देख लेते हैं कि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। अच्छा, अब इसको कंसोल करके देख लेते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको समझ ना आ रही हो, तो आप मुझे रोक सकते हैं वहां पे। ठीक है, अब मैं डिफरेंस डिफरेंस देखने के लिए कि प्री फिक्स इंक्रीमेंट में मेरे पास क्या होगा इस वेरिएबल में और एज के वेरिएबल में, आफ्टर डूइंग दिस। और इसी तरह से पोस्ट फिक्स का भी लिख लेते हैं। तो मैं उसी तरह से, क्योंकि हमने कंसोल में आउटपुट ली थी, तो मैं इसी तरह से इसको इंस्पेक्ट करूंगा। इंस्पेक्ट करके मैं जाऊंगा कंसोल में, और कंसोल में हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, प्रीफिक्स में देखें, हमने सबसे पहले एक वेरिएबल में वेरिएबल बनाया, उसमें हमने वैल्यू दी 10। ठीक है, हमने उसके बाद उसी वेरिएबल में एक प्रीफिक्स किया एक के साथ। तो हमने दोबारा से फिर उस अपने वेरिएबल को कंसोल करवाया, तो उसमें हमने हमने 10 की बजाय उसने हमें रिजल्ट पास किया 11, क्योंकि हमने उसमें एक का इंक्रीमेंट किया है।
तो जबकि मैंने जो उसमें प्रीफिक्स इंक्रीमेंट करने के बाद नए वेरिएबल में जब वैल्यू स्टोर करवा के उसको दी, तो उसने मेरे पास बिल्कुल वही एग्जैक्ट वैल्यू दी जो कि मेरे पास एज वाले वेरिएबल में आ रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि प्रीफिक्स में क्या होगा कि पहले वो वैल्यू का इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद इस पूरे की वैल्यू को नए वेरिएबल में असाइन करेगा। तो बिल्कुल उसी तरह उसने किया, उसने हमें 11 रिजल्ट शो करवाया। जबकि पोस्ट प्रीफिक्स में क्या हुआ कि हमने 15 दिया अपने वेरिएबल को, और उसमें हमने क्या किया कि हमने इंक्रीमेंट किया, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल था उसमें तो इंक्रीमेंट हो के हमें मिल गया। उसमें हमें, एक मिनट, कहाँ पे गलती कर दी है? एज, अच्छा, मैं वो एज वाले को कर रहा हूँ इंक्रीमेंट, टू लिखना था यहाँ पे। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सही है। अच्छा, तो उस वेरिएबल को मैंने पोस्ट पोस्ट इंक्रीमेंट किया। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होगा कि ये जो वेरिएबल की ऊपर से वैल्यू आ रही थी, इसकी वैल्यू पहले नए वेरिएबल में असाइन होगी, फिर ओरिजिनल वाले वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। उसने हमें ओरिजिनल वाले में तो रिजल्ट इंक्रीमेंट का दे दिया 16, लेकिन जो हमने इंक्रीमेंट करके असाइन किया था नए वेरिएबल में, नए में उसने हमें बिल्कुल वही वैल्यू दी है जो कि पहले ओरिजिनली पड़ी हुई थी। क्योंकि पोस्ट फिक्स में यही है कि पहले वेरिएबल का डेटा असाइन कर दो, बाद में उसमें जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है बाद में करो। तो ये डिफरेंस था प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स के अंदर। अ, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? समझ ना आई हो तो मैं रिपीट कर दूं? अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये उसमें इस उसमें एग्जाम्पल में भी यही चीज़ बताई हुई है कि पोस्ट फिक्स में और प्रीफिक्स में क्या हो रहा होगा। अच्छा, आ गया कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या है कि हमने दो वेरिएबल्स हैं और उनमें हमारे पास स्ट्रिंग पड़ी हुई है, और हम चाहते हैं कि उनको कॉन्कैट करके एक ही स्ट्रिंग बना के रिजल्ट शो करवाएं। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये चीज़ भी आपको आगे जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, वहाँ पे आपको इस चीज़ का ना वो पता चलेगा कि इसमें हमारे पास क्या यूज़ केस है। तो उसी तरह मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल नेम का वेरिएबल बना लेता हूँ। फर्स्ट नेम, वही एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट नेम इज सान। ठीक है। अच्छा, अब मुझे कंकैटिनेशन करनी है। मैं या तो एक नए वेरिएबल में रखा के कर लूँ, या क्या करूँ कि मैं डायरेक्टली इसको कंसोल में आपको आउटपुट दिखा दूँ। कंसोल में दे लेते हैं डायरेक्ट इसको कंकैट करके। अच्छा, तो क्या आएगा कि मैं चाहता हूँ कि दोनों नेम इकट्ठा एक ही नेम मेरे पास शो हो, पूरे का पूरा नेम। तो मैं क्या करूँगा कि फर्स्ट नेम आगे कंकैट करने के लिए हम ऑपरेटर यूज करते हैं प्लस का। प्लस प्लस करूंगा, और अगर मैं इसी तरह सेकंड वाला लिख दूं, तो क्या फर्क होगा कि ये दोनों नेम इकट्ठे इस तरह लिखे हुए मिलेंगे मेरे पास, इस तरह से इनमें कोई स्पेस नहीं आ रही होगी। ठीक है, कॉन्कैट हो जाएंगे, लेकिन इसमें ये रीडेबल नहीं रहेगा, इसमें स्पेस नहीं आएगी। तो स्पेस ऐड करने के लिए क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, फिर से यहाँ पे लिखूंगा स्पेस। यानी अब क्या हो रहा है, अब इतने कोड को समझे जो मैंने हाईलाइट किया है।
कि फर्स्ट नेम को कनकैट कर दो इस स्पेस के साथ। यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक मेरे पास शो हो रहा होगा इस तरह से, एहसान और आगे एक स्पेस। ठीक है, फिर मैं चाह रहा हूँ कि इस स्पेस के आगे एक और चीज कनकैट करो, वो मेरा है सेकंड नेम। तो अब क्या होगा, अब ये स्पेस है, उसके बाद आगे सेकंड नेम आ जाएगा। तो इस तरह से कनकैटिनेशन हो रही होगी इसकी। तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं। अच्छा, मुझे ये समझ आई है कॉन्कैटिनेशन में हम्म। कि क्योंकि स्टूडेंट तो क्वेश्चन कर नहीं रहे, मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद ही करूँ। हाँ मुझे कॉन्कैटिनेशन में ये भी समझ आई कि हम दो वेरिएबल्स को अगर इकट्ठा करना है, जोड़ना है, तो हम कॉन्कैटिनेट करेंगे। हाँ, वो उसका वेरिएबल का, उसका ये हाँ, वो स्ट्रिंग दो, भी हो दो, सकते हैं, वो स्ट्रिंग और नंबर भी हो सकते हैं। ये चीज़ आगे जाके देखते हैं कि वो किस तरह के हो सकते हैं। जी दो चीज़ों ठीक को है। जोड़ना है आपने, कॉनकैट करना है। कॉनकैट का मतलब ही है जोड़ना। तो वो किस तरह करते हैं, वो प्लस वाले ऑपरेटर से करते हैं। बस ये एक छोटी सी इसमें चीज़ है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वो क्या कह रहा है, आगे वो कह रहा है कि कंकैटिनेशन में अगर आपके पास एक भी स्ट्रिंग है ना, तो दूसरे वाली भी स्ट्रिंग ही कंसीडर होगी जावास्क्रिप्ट के अंदर। वो ये नहीं करेगा कि ये 6 है और ये 2 है, इसको मैं प्लस करूं और 8 कर दूं यहाँ पे, तो ये 8 नहीं होगा। वो इसको पूरी को पूरी एज अ स्ट्रिंग बना देगा और स्ट्रिंग के अंदर लिखा आएगा 6 2। इसी तरह से अगर दोनों स्ट्रिंग हैं, अगर दोनों वैल्यू मेरे पास स्ट्रिंग है, यहाँ पे मैंने लिखा 6 प्लस आगे भी इन्वर्टेड कॉमा में 6 लिखता हूँ, तो वो भी स्ट्रिंग, कंकैटिनेट स्ट्रिंग, वो भी स्ट्रिंग ही रिजल्ट आएगा। एक भी स्ट्रिंग आ गई तो रिजल्ट आपके पास स्ट्रिंग ही मिलेगा। अब ये जो ये वाली एग्जांपल है, इसमें देखें, इसमें वो इस चीज को, एक चीज हमने पीछे पढ़ी थी, प्रेसिडेंस, एक रूल होता है जो कि मैथ में भी है, बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास मींस ब्रैकेट, ऑर्डर, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई होगी। ठीक है, यहाँ पे वो क्या करेगा कि पहले बोर्ड मास रूल में क्या करेगा कि देखेगा कि अ, इस वाली एग्जांपल में देखेगा कि पहले क्या आ रहा है, ब्रैकेट, ब्रैकेट की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है। तो वो क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर जो चीज, जो एक्सप्रेशन आ रही सबसे पहले तो वो उसको रिजॉल्व करेगा। उसको ब्रैकेट के अंदर क्या मिल रहा है उसको, दोनों इंटीजर मिल रहे हैं और वो दोनों के दरमियान ऑपरेटर है प्लस। तो वो क्या अंडरस्टैंड करेगा कि दोनों इंटीजर हैं, इनको प्लस करना है। प्लस करके वो क्या रिजल्ट ले आएगा, 7। ये चीज रिजॉल्व हो गई, यहाँ पे आ गया हमारे पास 7। अब एक 7 है, फिर प्लस है, फिर एक स्ट्रिंग है। तो अब वह क्या करेगा, अब वो देखेगा कि अब मैंने कंकैट करना है इन चीज़ों को, क्योंकि एक स्ट्रिंग है एक नंबर है, तो रिजल्ट में उसको कंकैट करके ही देना है। तो हेलो, हेलो स्पेस प्लस आगे 7, तो उसको कंकैट करके एक पूरी एक स्ट्रिंग बना के आपको दे देगा। इस चीज में, इस चीज में क्यों नहीं वो वाला रूल लगा, क्योंकि यहाँ पे उसके पास वो ब्रैकेट नहीं है। तो वो स्टार्ट करेगा लेफ्ट से, वो लेफ्ट से इसको स्टार्ट करेगा, इसको कनकैट करके स्ट्रिंग बनाएगा, फिर आगे प्लस करके इसको कनकैट करके स्ट्रिंग बनाएगा। तो इस यही वजह है कि ये आपको 3 + 7 नहीं नजर आ रहा, 3 4 नजर आ रहा है। तो ये डिफरेंस है। तो ये चीज इम्पोर्टेंट है कि प्रेसिडेंस किस चीज की ज्यादा है, और वो सॉल्व करना किस साइड से शुरू होगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, इस तरह से। ये पिछली स्लाइड में गुजर चुका है, इस ये चीज आप उधर देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो नई चीज है अब, जो अब तक हमने नहीं पढ़ी, वो है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का क्या मतलब है, प्रॉम्प्ट का मतलब है कि एक यूजर को ऑप्शन देना कि वो अपनी इनपुट दे। प्रॉम्प्ट क्या होगा कि एक मैं प्रॉम्प्ट लिखूंगा, और मेरे जब मैं अपने ब्राउजर को रन करूंगा, मेरे पास एक पॉपअप शो होगा। पॉपअप में क्या आएगा कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई क्वेश्चन लिखा होगा या कुछ भी एक फील्ड शो हो रही होगी, वो मतलब है कि यूजर को मैं प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ कि अपनी इनपुट इसमें दो और उसको सबमिट करो।
तो जो वो सबमिट करेगा वो उसको हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। इनपुट लेने के लिए जो बेस्ट वे है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो बेसिक बेसिक तरीका है वो है प्रॉम्प्ट का। तो ये है विंडो डॉट प्रॉम्प्ट या सिंपल प्रॉम्प्ट भी। तो जो प्रॉपर कैलकुलेट होगा वहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि 2 नंबर का मैंने सम करना है, तो आप यूज़र से 2 नंबर ले लोगे और यूज़र से उसका ऑपरेटर लोगे यानी कि प्लस, और आप उसका रिजल्ट रिटर्न करवाते हो। तो प्रॉम्प्ट को क्लियर करने के बाद आपको कैलकुलेटर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉम्प्ट को देख लेते हैं। प्रॉम्प्ट में वो क्या क्या रहा है। वो कह रहा है कि prompt is a method displaying a dialog box that prompts the visitor or user for input। वही चीज। So you can specify a second string। This is the default response that appear in field when prompt displays। तो वो ये है कि मैं क्या करूं कि प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट लूं यूजर से, और उस प्रॉम्प्ट का रिजल्ट जो है वो अब एक वेरिएबल में स्टोर करवा लूं, और वेरिएबल में स्टोर करवा के मैं उसको कंसोल करके या जिस तरह भी वो दोबारा से डिस्प्ले करवा दूं स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, जो एक समझने वाली चीज इसमें यह है कि प्रॉम्प्ट आपको हमेशा एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। आप बेशक उसमें नंबर भी देंगे ना, लेकिन आपको जो रिजल्ट हो रहा होगा, रिजल्ट रिटर्न हो रहा होगा, वो एक स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा होगा। तो कैलकुलेटर के अंदर आपको नंबर भी देंगे, लेकिन आपको जब स्ट्रिंग रिटर्न होगा तो आप जब फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन सही नहीं हो रही होगी, क्योंकि वो तो एक स्ट्रिंग होगी। तो जब आप दोनों स्ट्रिंग को कनकैट फॉर एग्जांपल ऐड कर रहे होंगे तो वो आपको एक स्ट्रिंग ही रिजल्ट कर रहा होगा। तो वो आपके पास उस तरह से वो वर्क नहीं कर रहा होगा। तो ये चीज़ है कि इसमें सबसे पहले आपको उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक नंबर के अंदर। तो नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी हम देख लेते हैं आगे। सबसे पहले तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। कोड कोड के अंदर एग्जांपल देख लेते हैं। मैं जाता हूँ कोड के अंदर। क्वेश्चन है किसी का तो पूछें। अच्छा, तो क्या है कि मैंने यूज़र से पूछना है उसका नेम। मैं क्या करूँगा कि मैं लिखूँगा विंडो डॉट प्रॉम्प्ट। जो उसका सिंटैक्स है, प्रॉम्प्ट एक फंक्शन है, सही है। मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट में एक मैसेज लिख देता हूँ ताकि वो जब प्रॉम्प्ट यूज़र को शो हो तो उस पे ऊपर लिखा हुआ है कि उसने करना क्या है यूज़र ने। तो मैं उसको कह देता हूँ व्हाट इज योर नेम। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट है। तो अगर मुझे इसका रिजल्ट शो करवाना है जो यूज़र ने मुझे रिटर्न करना है, उसको या तो मैं इसको क्या करूँ कि एक वेरिएबल में रखवा लूँ। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ यूज़र नेम, और इस यूज़र नेम को फिर बाद में कंसोल कर लूँ ताकि हम आउटपुट में देखें कि यूज़र ने दिया क्या था। यूज़र नेम इस तरह भी कर सकते हैं, या मैं इसको वेरिएबल में स्टोर करने के बजाय इस चीज़ को डायरेक्टली यहाँ पे कंसोल के अंदर लिख लूँ। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कि इस तरह वेरिएबल में कैसे इसका रिजल्ट आएगा। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखें, अब वो प्रॉम्प्ट वाला फंक्शन रन हुआ, हमारे पास एक पॉपअप आया और उसमें हमने वैल्यू दी कि थी कि यूज़र को बताएं कि उसने क्या करना है, कि व्हाट इज योर नेम। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे अपना नेम लिखता हूँ। यूज़र ने अपने नेम लेके ओके किया। ओके करके हमने क्योंकि कंसोल किया था तो हमें कंसोल के अंदर उसका रिजल्ट रिस्पॉन्स जो मिला था वो शो हो रहा है।
ठीक है, तो इस तरह से हम यूजर से इनपुट ले रहे होंगे। अच्छा, अगर यूजर कैंसिल कर देता है, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से अगर इसको करूं, यूजर नहीं लिखता, कुछ कैंसिल कर देता है, तो हमारे पास आउटपुट में नल आएगा, क्योंकि उसको कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, वो देखें, वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, वेरिएबल हमारा एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में नल मिल रहा होगा। तो ये चीज़ भी हमने पीछे कवर की थी। तो ठीक है, तो ऐसा है कि अब इस चीज़ को यूज़ करते हुए, अच्छा, मैं इसको ना नंबर में भी कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। गिव एनी नंबर, ताकि आप लोग जब कैलकुलेटर बनाएं तो आपको मसला ना हो। अब ये देखें, अब जब यूजर ने वैल्यू दी, ये क्या होगा कि मेरे पास एक स्ट्रिंग रिटर्न करवा देगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यूजर ने लिखा 10, तो मेरे पास ये 10 नहीं आ रहा होगा, मेरे पास इस तरह से एक स्ट्रिंग आ रही होगी। ठीक है, तो अब मैंने इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है एक नंबर के अंदर, तो मैं क्या करूँगा कि मैं जो अपना ये प्रॉम्प्ट वाला फंक्शन है, इसको रैप करूँगा एक एक और फंक्शन है नंबर, उसके अंदर। तो अब यूजर लिखेगा ना 10, तो वो अब स्ट्रिंग नहीं रहेगा, वो एक नंबर बन के मेरे पास इस वेरिएबल में स्टोर होगा। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम कंसोल में इसकी टाइप भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये वाकई नंबर में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। तो टाइप चेक कैसे करते हैं, टाइप चेक करने के लिए हमारे पास एक टाइप ऑफ का ऑपरेट है कीवर्ड, टाइप ऑफ नंबर। ठीक है, इसको अब रन करके देख लेते हैं। मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने कहा 5 और ओके। ठीक है, 5 मेरे पास आ गया और उसकी टाइप क्या है, नंबर है। तो आप इस तरह इस चीज़ को यूज़ करते हो, आप कैलकुलेटर बनाएं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपरली क्लास के अंदर ही बना कर देख लेंगे। वो एक हमारा एज ए प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बन जाएगा। क्या ख्याल है बिलाल आपका? करें, स्ट्रगल नजर आनी चाहिए, बल्कि ग्रुप में ही कुछ क्वेश्चनिंग करें। इसमें मुश्किल नहीं है, इजी है। प्रॉम्प्ट हमने फंक्शन बता दिया है कि प्रॉम्प्ट के थ्रू वैल्यू आप दें, दो वैल्यूज एंटर करें, दो प्रॉम्प्ट यूज करें, दो वैल्यूज एंटर करें और उनको आगे फंक्शनैलिटी दे दें, ऐड करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो भी करना होगा। तो खुद कोशिश करें। असल में लर्निंग ये है कि गूगल करें, सर्च करें और फिर पूछें जिस चीज की समझ ना आए। इस तरह से कोड जो है ना वो ज़हन में बैठ जाता है। अच्छा, सही है। तो अब ये देखें कि इसमें हमारे पास उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक और फंक्शन भी है, पार्स इंट। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है और जो मोस्टली मैं भी यूज़ करता हूँ वो यही है कि पार्स इंट की बजाय मैं उसको एक नंबर वाला फंक्शन यूज़ करूँ, जिस तरह ये इसमें एग्जांपल में किया हुआ उन्होंने। उस मैंने यहाँ पे इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने उसको वेरिएबल में स्टोर करवाया है, वेरिएबल में स्टोर करवा के फिर उसको नंबर में कन्वर्ट किया है। अच्छा, एक और चीज, फॉर एग्जांपल मैंने नंबर में कन्वर्ट किया, लेकिन लेकिन यूजर ने जो वैल्यू दी है वो कोई नंबर तो है नहीं। फॉर एग्जांपल उसने लिख दिया हेलो, तो जब मेरा नंबर वाला फंक्शन इसको एग्जीक्यूट करेगा तो उसको पता चलेगा कि ये कोई नंबर तो नहीं है, तो वो हमें रिटर्न करेगा NaN, मीन्स नॉट अ नंबर। तो ये चीज़ हमारे पास आएगी। अच्छा, आगे है जी कंपैरिजन ऑपरेटर्स।
कंपैरिजन ऑपरेटर्स वही जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं कि आपने कोई दो चीज़ों का कंपैरिजन करके आगे फर्दर कोई एक नई चीज़ डिस्क्राइब करनी है। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने देखना है कि दो नंबर में कौन सा नंबर इन दोनों में बड़ा है, तो वहाँ पे मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स आ रहे होंगे। या मैंने देखना है कि दोनों नंबर इक्वल हैं कि नहीं, या मैंने देखना है कि कोई ये वाला जो चीज़ है ये नंबर भी है कि नहीं, तो वहाँ पे मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स आएंगे। अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर्स are used in logical statements to determine equality or difference between variables or values. They will result in true or false. जैसा कि हम if condition यूज कर रहे होते हैं, आपने C++ में भी किया होगा कि आप if में क्या करते हैं कि आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और आपको वो if क्या कहता है कि अगर तो इसका रिजल्ट ट्रू है तो ये चीज़ परफॉर्म कर दो, अगर वो फॉल्स है तो ये चीज़। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स किस तरह के होते हैं, इक्वल। अगर मैंने देखना है कि दो चीज़ें इक्वल हैं तो मुझे कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है, प्लस इक्वल इक्वल। अगर मैंने देखना है कि दो चीज़ इक्वल हैं और उनकी टाइप भी इक्वल है, फॉर एग्जांपल मैंने देखना है कि टू इक्वल टू टू, तो मैंने क्या करना है कि या तो ये लगाऊं इक्वल इक्वल टू, या मैंने देखना है कि जो मैंने टू टू लिखा है, एक मैंने टू लिख दिया और एक मैंने स्ट्रिंग के अंदर टू लिख दिया है, तो अब वहां पे मैं क्या करूंगा कि ये वाली चीज, ताकि उस चीज से बचने के लिए कि दोनों मेरे पास टू टू तो हैं लेकिन एक स्ट्रिंग है एक नंबर है, तो इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए ताकि दोनों की टाइप भी सेम हो, तो मुझे क्या करना है, तीन तीन तरह का इक्वल साइन यूज करेंगे। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप ये चीज यूज करें इसके बजाय, इक्वल के बजाय। अच्छा, मैंने देखना है कि दो चीजें इक्वल नहीं है तो मैं इस चीज को करूंगा। अगर मैंने देखना है कि दो चीजें इक्वल नहीं है और उनकी टाइप भी सेम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि ये चीज यूज करूंगा डबल इक्वल के साथ। फिर अगर कोई ग्रेटर है तो ये लेस, ये ग्रेटर इक्वल एंड लेस इक्वल। तो इसकी आगे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल में वही है, अ, वो देख रहा है कि एक वेरिएबल के अंदर उसने एक नंबर स्टोर करवाया है और वो कंसोल में जाके देख रहा है कि वो वाला नंबर 6 के इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर 3 है और इक्वल देख रहा हूँ 6, तो मेरे पास रिजल्ट फॉल्स आएगा। फिर मैंने देख रहा हूँ ट्रिपल इक्वल साइन के साथ कि उन दोनों की टाइप भी सेम है, तो यहाँ पे वो देखेगा कि हाँ टाइप तो सेम है, दोनों नंबर हैं, लेकिन वो 3 = 6 नहीं है, तो फिर फॉल्स आएगा। फिर यहाँ पे देख रहा है कि 3 ≠ 6, तो यहाँ पे मेरे पास ट्रू आएगा। और फिर देखेगा 3 ≠ 6 एंड बोथ आर ऑफ सेम टाइप, तो फिर ट्रू आएगा। 3 > 6 फॉल्स, 3 < 6 ट्रू। और इसी तरह से ग्रेटर और इक्वल फॉल्स, लेस और इक्वल ट्रू। ग्रेटर और इक्वल में क्या होगा कि या इन दोनों में से कोई एक चीज भी अगर ट्रू है तो वो ट्रू कर देगा रिजल्ट, अगर एक भी इसमें फॉल्स आ गई तो रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आएगा। ठीक है जी, आगे इसकी ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है। और आगे आगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी उसी तरह से कि अगर तो मेरे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं, मैंने कोई रिजल्ट सॉर्ट आउट करना है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि 2 = 2 एंड 4 = 4, मेरे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं, तो वहाँ पे मुझे यूज़ करना होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर में अगर तो मैं एंड यूज़ करूँगा तो मेरे पास वो दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तो फिर मेरे पास रिजल्ट में ट्रू आएगा, वरना इनमें से एक भी अगर फॉल्स हो गई तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। और उसके बाद एक और ऑपरेटर है और का, ये उसका सिंटैक्स है कि एंड ऑपरेटर को किस तरह लिखना है और को। तो और में क्या होगा कि अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो रिजल्ट ट्रू है,
अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हुई फिर रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं अगर कोई है। इसी तरह नॉट का भी है मल्टीपल कंडीशंस के अंदर। वैसे मैंने नॉट का मोस्टली कभी यूज किया नहीं, एंड और ही ज्यादा यूज होते हैं। आगे ये जस्ट एक अलर्ट में देख रहा है, अलर्ट के अंदर देख रहा है उसने दो वैल्यू दी हैं बूलियन टाइप्स की। वो देख रहा है कि ट्रू और ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। इसको एक नंबर में करके देख लेते हैं, अगर प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं, मेरे पास है जी एक नंबर, उसमें है 5, और मेरे पास एक और नंबर है उसमें है 10। अब तो मैंने देखना है कि अलर्ट में देख लेते हैं, कंसोल में देख लेते हैं। कि नंबर इक्वल नंबर इक्वल टू नंबर 2 एंड यहाँ पे इनका ना एक सम ले लेते हैं। मैं कह देता हूँ कि एंड नंबर प्लस नंबर 2 इक्वल टू सम। तो इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, वो इधर से स्टार्ट करेगा, देखेगा कि दोनों नंबर इक्वल हैं। चलें इक्वल करके देख लेते हैं पहले। 5 इक्वल टू 5 एंड बोथ आर ऑफ टाइप ऑफ इंटीजर, दोनों की टाइप ही सेम है, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई। फिर आ गया एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में क्या होगा कि इसके बाद जो आ रही है वो भी ट्रू होगी, तो मेरे पास रिजल्ट में ट्रू आएगा वरना फॉल्स आएगा। तो ये तो ट्रू हो गई। उसके बाद उसने देखा है कि जो ये वाला नंबर है और जो सेकंड वाला नंबर है उसको मैं सम करके जो मेरे पास आंसर आएगा वो भी इक्वल इक्वल टू उसमें जो सम पड़ा है उसके इक्वल है और उनकी टाइप भी सेम है, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा ट्रू। तो इसको देख लेते हैं कंसोल करके क्या आता है। तो रिजल्ट में आया ट्रू, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो गई थी। तो ये जस्ट कुछ भी नहीं है, इजी चीज़ें हैं, आप इसको बस स्लाइड से गो थ्रू करें तो कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। बिलाल कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? ठीक है, अब इसमें सिंपल है, बेसिक वो होता है, तो इसमें आप क्या चीजें हैं, हाँ, मैक्सिमम तो हो रहा है। क्वेश्चन भी हमारे पास नहीं आ रहे। बस ऑपरेटर्स को क्लियर कर दें, मेरा ख्याल है कंडीशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, आगे आती हैं हमारे पास कंडीशंस। अच्छा, कंडीशंस क्या होता है? कंडीशन हम यूज करते हैं कि अब तक जो हो रहा है ना हमारे पास क्या हो रहा है कि कोड हमारा टॉप टू बॉटम रन होता जा रहा है। ठीक है, जो लाइन उसको आगे मिलती जा रही है वो उसको एग्जीक्यूट करता जा रहा है और आगे जाता जा रहा है। कंडीशन में क्या होता है कि हम किसी चीज़ के ऊपर डिसीजन लेते हैं कि आगे हमने कौन सी चीज़ एग्जीक्यूट करवानी है। हमारा कोड रन हो रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अब जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट रन होनी है वो किसी डिसीजन की बेस पे रन होगी, या तो वो रन होगी या उससे बाद में आने वाली कोई चीज़ रन होगी। तो वहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं ना, कंडीशंस यूज़ करते हैं। तो जो इस टाइम जो एक टर्म है ना कि क्रोनोलॉजिकली एग्जीक्यूशन, तो जो अब हो रहा है ना वो क्रोनोलॉजिकल है, यानी टॉप टू बॉटम हर एक स्टेटमेंट जाके रन होती जा रही है। तो इसको कंडीशन में क्या करते हैं कि कंडीशन में हम डिसीजन लेके अपनी मर्जी की स्टेटमेंट को रन करवाएंगे। ठीक है, कंडीशन में अब उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कंडीशंस, इफ एल्स आपने पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस में और हर लैंग्वेज में होता है। कंडीशंस यूज करते हैं कि अगर तो अ, ये चीज़ ट्रू है तो ये वाले ब्लॉक रन कर दो, वरना एल्स वाले ब्लॉक में जाके वो चीज़ रन कर दो। ठीक है, तुम्हारे पास ये कीवर्ड्स होते हैं इफ, एल्स, एल्स इफ, स्विच। तो जो इफ के अंदर हम एक कंडीशन देंगे, वो अगर ट्रू होगी तो इफ के नीचे जो ब्लॉक है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर हम सिंपल इफ कंडीशन लिखते हैं तो। अगर वो ट्रू नहीं होगी तो वो पूरे का पूरा ब्लॉक निगलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद जो आने वाली चीज़ है वो एग्जीक्यूट होगी, कंपाइलर उसको निगलेक्ट कर देगा। अच्छा, फिर एक चीज़ है इफ एल्स। मेरे पास एक इफ है, उसकी कंडीशन है, उसके नीचे एक ब्लॉक है, फिर उस ब्लॉक के नीचे एक एल्स का ब्लॉक है। तो ये पूरा ब्लॉक क्या करेगा कि वो इफ की कंडीशन को देखेगा। अगर तो इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक रन करो और एल्स वाले ब्लॉक को निगलेक्ट कर दो और आगे मूव कर जाओ। लेकिन अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स है तो इफ को निगलेक्ट करके एल्स को एग्जीक्यूट करो, और एल्स को एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट मूव ऑन करो। इसी तरह अगर हमारे पास, हम चाह रहे हैं कि अगर एक ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई ना तो फिर आगे जाके कोई और कंडीशन हम रखना चाह रहे हैं, हमने फिर हमारे पास आता है एल्स इफ। एल्स इफ में वही है, इफ वाला चलेगा, अगर वो ट्रू हो गया तो ठीक, वरना क्या करेगा कि एल्स इफ चलेगा। एल्स इफ में जो आ रहा होगा अगर वो ट्रू होगा वो चलेगा, वरना उसके लास्ट पे फिर हम एल्स लिखते हैं कि अगर ये भी नहीं ट्रू हुआ तो फिर एल्स वाला चल जाए। इसी तरह स्विचेस हैं। स्विचेस में क्या होता है कि हर स्टेप के ऊपर जाके कंडीशन चेक कर रहा होता है। तो स्विच जो है ना, इनको हम बाद में करेंगे, ये बिल्कुल ही थोड़ा सा मिक्स अप हो जाएंगी चीज़ें। तो फिलहाल हम इफ एल्स वाली चीज़ को देख लेते हैं आज। तो ये उसका सिंटैक्स है कि एक इफ कीवर्ड होगा, उसके बाद पैरेंथेसिस आएंगी। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर आप कोई भी कंडीशन लिखोगे तो, और उसके बाद आपके पास एक करली ब्रैकेट्स होगा और एक ब्लॉक, उस इस ब्लॉक के अंदर आप अपना कोड लिखेंगे। तो अगर तो वो ये वाली कंडीशन का रिजल्ट यहाँ पे इसको ट्रू मिलता है ना इफ में, अगर ट्रू मिलेगा तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा होगा ना वो एग्जीक्यूट होगा, वरना वो इस पूरे के पूरे ब्लॉक को निगलेक्ट करके आगे जो कुछ भी यहाँ से लिखा होगा उसको रन करेगा। तो इसकी एक एग्जांपल दे लेते हैं हम। अच्छा, इसी को ले लेते हैं, ये मेरे पास दो नंबर हैं। मैं क्या कहता हूँ कि वही सिंटैक्स, इफ कीवर्ड, आगे दो पैरेंथेसिस हैं, फिर आगे करली ब्रैकेट्स हैं। यहाँ पे मैं कंडीशन लिख लेता हूँ कि वही, के नंबर
ये वाला जो नंबर है ये इक्वल टू नंबर 2 है। मैं यहाँ पे सिंगल 2 भी लिख सकता हूँ, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप ट्रिपल इक्वल को यूज करें ताकि इसकी टाइप मैच हो, तो फिर आपको वो ट्रू वाला रिजल्ट दे। तो वो इन दोनों नंबर्स को देखेगा कि अगर तो वो इक्वल है और टाइप भी इक्वल है तो यहाँ पे इसको ट्रू मिल जाएगा। ट्रू मिलेगा तो वो यहाँ पे जो इस ब्लॉक में जो चीज लिखी होगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ कि मैं कह देता हूँ कि यस नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, तो देखते हैं। तो क्या अब सॉरी इसका स्पेलिंग नहीं, ठीक है। तो अब हमारा ना कोड जो टॉप टू बॉटम चल रहा होगा, आता आता ये इस चीज को रन करेगा, फिर इसको रन करेगा, फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आके फिर वो कंडीशन को चेक करके अगर तो ट्रू हुई तो ये रिजल्ट हमें वहाँ पे कंसोल में मिलेगा, ना ट्रू हुई तो ये रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं कि हमें ये रिजल्ट मिलता है। मैं ज़रा स्क्रीन को ना छोटा कर लेता हूँ ताकि दोनों एक ही व्यू में नज़र आए। अच्छा, तो मैंने इसको सेव किया और इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो ठीक है, तो ये चला है। इसने देखा है कि हाँ दोनों नंबर ट्रू है, यहाँ पे इसको ट्रू मिल गया। ट्रू मिलेगा तो आगे वाला ब्लॉक रन होके हमें रिजल्ट मिल गया यस नंबर आर इक्वल। तो इसी तरह से अगर मैं कह देता हूँ कि नंबर एंड नंबर 2 नॉट इक्वल, तो अब देखते हैं कि ये हमें रिजल्ट मिलता है। इसको ट्रू नहीं अब मिलना चाहिए। तो ठीक है, उसने इसमें गया, यहाँ पे इसको फॉल्स मिला तो उसने वो इस पूरे ब्लॉक को निगलेक्ट कर दिया। तो उसके बाद आगे चला गया। अब आगे क्योंकि कुछ कोड लिखा ही नहीं था तो हमारे पास कुछ आउटपुट नहीं नजर आई। तो यहाँ पे अब हम कह देते हैं कि वो एल्स वाली चीज देख लेते हैं कि इसके बाद मैं कहता हूँ कि एक एल्स वाला एल्स कीवर्ड है मेरे पास और उसका भी ब्लॉक है एक। अगर तो ये वाली चीज ट्रू होगी तो ये ब्लॉक आएगा, अगर नहीं ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कह देता हूँ कि नो नंबर्स आर नॉट इक्वल। तो हमें एल्स वाला पार्ट अपने कंसोल में रिजल्ट मिल गया कि कंडीशन फॉल्स हो गई और उसने एल्स वाले ब्लॉक को रन कर दिया। ठीक है, अच्छा मैं इसको करता हूँ कमेंट। सेव नहीं हुआ। अब मैं लिखता हूँ, एक तो एल्स है, एल से पहले एक एल्स इफ भी है। एल्स इफ, फिर एक कंडीशन है और फिर आगे इसका ब्लॉक है। अच्छा, एल्स इफ में मैं कह देता हूँ कि नंबर इज इक्वल टू 5। तो क्या करो कि यस नंबर इज 5। अब देखें मेरे पास जो नंबर वाला वेरिएबल है उसके अंदर मेरे पास वैल्यू पड़ी है 5 और नंबर 2 है उसमें भी 5 है। तो अब क्या करेगा, फर्स्ट कंडीशन में देखेगा कि दोनों नंबर सेम है, सेम नहीं है, हालांकि ये दोनों नंबर सेम है। तो हमें रिजल्ट मिल गया फॉल्स। तो ये इसको निगलेक्ट करके नीचे जाएगा। अब ये एल्स में नहीं जाएगा, अब ये एल्स इफ में जाएगा। फर्स्ट कंडीशन देख ली, अब दूसरी में गया। दूसरी में जाके वो देखेगा कि क्या ये जो नंबर वेरिएबल है इसमें 5 पड़ा हुआ है। सॉरी यहाँ पे ना ट्रिपल इक्वल आएगा, सिंगल इक्वल का मतलब है कि 5 को नंबर में असाइन कर दो। तो वो देखेगा कि नंबर 5 है, 5 पड़ा हुआ है और दोनों की टाइप सेम है। तो वो इसको रन कर देगा।
अगर नहीं हुआ इस तरह तो वो एल्स में चला जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या शो होना चाहिए यहाँ पे, हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू होके ये वाला रिजल्ट आना चाहिए। तो अगर मैं इसको सेव करूँ और कंसोल में देखूँ तो ठीक है उसी तरह हुआ है, ये फॉल्स हुई है, नेग्लेक्ट हो गया, फिर एल्स इसमें आया है और ये ट्रू हो गया, हमारे पास रिजल्ट आ गया। अच्छा इसमें ये क्या होगा कि जहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई ना उसके बाद जो नीचे वाला ब्लॉक है ना वो नहीं चलेगा, वो निगलेक्ट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन यहाँ पे ही ट्रू हो जाती तो इसने इधर ही रुक जाना था। अगर तो ऊपर वाली दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएं तो फिर एल्स चलेगा। इसको करके देख लेते हैं। पहले तो ये वाला सिनेरियो देख लेते हैं कि जैसे मैंने कहा कि पहली ही कंडीशन ट्रू हो गई है फॉर एग्जांपल, तब क्या करेगा। अब रिजल्ट देख लेते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। बिलाल इधर हैं आप? जी जी। अब यहाँ पे बताएं क्या हुआ है। जो स्विच में हो रहा होता है वो इफ एल्स में नहीं होता। हाँ, तो पहली कंडीशन इसमें ट्रू होगी ना, तो उसने उसका रिजल्ट शो कर दिया। अगर तो पहली कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स इफ में जाएगा, वरना नहीं। अगर तो मैं स्विच यूज कर रहा होता यहाँ पे तो वो क्या करता है, वो सारी सारी की सारी कंडीशंस को चेक करता और लास्ट में अगर ना होती तो डिफॉल्ट वाली को रन करता। एल्स इफ में एल्स इफ में इस तरह होगा कि जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसका वो रिजल्ट शो कर देगा। कि जब कोई भी कंडीशन फॉल्स, सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो वो एल्स को रन करेगा। हम यहाँ पे ठीक है लिख ना? लेते हैं, अब यहाँ पे लिखते हाँ। हैं कि इफ कंडीशन ट्रू हाँ। ट्रू देन एल्स एल्स इफ एंड एल्स आर निग्लेक्टेड। सही है। इसको ना इसकी एक अच्छी एग्जांपल है। इसको अगर हम एक वैल्यू देना एक वेरिएबल में, तो उसको कंपेयर करें सारे एल्स इफ के साथ, देन इसकी हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कि जिस तरह हमने ग्रेडिंग पता मालूम करनी हो ना, ग्रेड 1 2 A B C D, और उसको कोई हम चलें इधर टारगेट दे दे दें लेते कि हैं, इस। इधर मैं कोई नंबर हाँ। दे देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक 5 है और एक 10 है। तो मैंने क्या किया कि 5 इक्वल टू 10, तो ये तो फॉल्स हो जाएगी। तो अब वो एलजीफ में आएगा। अब वो देखेगा कि नंबर जो है, इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ से ही, कि इसको ऑपोजिट लिख दें, कि नॉट इक्वल कर दें इसको। पहली इफ में गया वो तो हो गई फॉल्स, क्योंकि एक में 5 है और एक में 10 है। फिर वो एल्स इफ में जाएगा, देखेगा कि एक में 5 है एक में 10 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो वो यहाँ से बस इसको रिजल्ट दे के जो नीचे सब कुछ लिखा हुआ है ब्लॉक में उसको निगलेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर तो ये भी ट्रू हो गई, ये भी फॉल्स होगी सॉरी। यहाँ पे भी उसको क्या कहा है कि मैंने कह दिया है कि ग्रेटर देन कह देता हूँ कि मैं 5 ग्रेटर है 10 से, तो फॉल्स हो गई। फिर वो नीचे वाली में चला जाएगा, नीचे वाली में जाके अ, देखेगा कि इसमें 5 है तो इसको ट्रू कर देगा, तो एल्स को निगलेक्ट कर देगा। तो यही हो रहा होगा इसमें। अच्छा, मैं एक चीज इसमें ऐड करता चलूं कि जहां पे कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी ना, तो बाकी कोड को वो एग्जाम कर देगा, बाकी हाँ कोड को नहीं इफ देखेगा। एल्स में ये हो रहा होगा, लेकिन जो हाँ। केस वाला स्विच केस है ना उसमें नहीं इस तरह अब होगा। उसमें 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 वो, वो हाँ, उसमें डिफरेंट है। अगली कंडीशन को तो भी देखेगा जाके। इसमें देखे ना, अगर हम इसमें पहली कंडीशन को फॉल्स करें तो वो अगली कंडीशन को चेक करेगा। अगर उसको भी फॉल्स कर दें तो वो तीसरी कंडीशन को चेक करेगा। अगर हम तीसरी ट्रू कर दें तो वो चौथी को छोड़ देगा, ट्रू को रन कर देगा। ऐसे ही। वैसे यार हम ब्राउजर पे जा रहे हैं, हम विजुअल स्टूडियो का ही कंसोल यूज कर लेते हैं, क्या ख्याल है।
हाँ ब्राउजर वहाँ पे पे भी ज्यादा ही रीडेबल है। चले फिलहाल ये तो अब नेक्स्ट क्लास में इनके कोई क्वेश्चन हुए तो इनको देख के फिर करेंगे। बेसिकली हमें चीज तो यही है। हर तरह से यूज करना आना चाहिए ना। हाँ। अच्छा ये जो स्लाइड्स में एग्जांपल है और उस मेरे पास नंबर है, एज है उसमें, मैं देख रहा हूँ कि ये नंबर इससे बड़ा है। क्या ये बड़ा है? नहीं, फॉल्स है, तो ये इसको निगलेक्ट कर देगा। ठीक है। और एल्स वाला पार्ट ये है कि या तो इफ सिंगल भी हो सकता है या फिर इफ एल्स के साथ भी हो सकता है। इफ एल्स के साथ लिखूंगा तो अगर ये ब्लॉक निगलेक्ट हुआ इस कंडीशन के फॉल्स होने पे तो एल्स का ब्लॉक चलेगा। तो ये सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो इसमें एल्स की एग्जांपल है कि एज 15 18 से ज़्यादा है। नहीं, ये ज़्यादा नहीं है। तो क्या करेगा कि वो इस रिजल्ट को शो करेगा, डज नॉट क्वालिफाई फॉर ड्राइविंग, जो भी है। उसके बाद है एल्स इफ। एक कंडीशन मैंने इफ में चेक की लेकिन मेरे पास तो मल्टीपल कंडीशंस हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं एल्स इफ में जाकर दूसरी कंडीशन लिख दूंगा। तो वो कैसे लिखूंगा? पहले इफ की कंडीशन लिखूंगा, फिर एल्स इफ की कंडीशन लिखूंगा, उसके बाद लास्ट पे एल्स की कंडीशन लिखूंगा कि जब कुछ भी ना हुआ तो एल्स होगा। तो इसका कोड वही है। मेरे पास स्कोर है 80। तो पहली कंडीशन में देखा 80 ग्रेटर देन 80। नहीं, 80 ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ग्रेड ए नहीं आया। ठीक है। फिर नीचे एल्स इफ में गया, देखा कि 80 ग्रेटर देन 70। तो ये ट्रू है। तो ये इसको ट्रू को इसका रिजल्ट दे के आगे जो कुछ भी आ रहा है इसको निगलेक्ट कर देगा। अगर ये मैं एग्जांपल करके दिखा दूं, कॉपी जी पेस्ट कर लेते हैं। टाइम बच जाएगा। हाँ। कॉपी पेस्ट ही वैसे तो ज़्यादा हो रहा है हमारे यहाँ। मेरे पास एक वेरिएबल है। हाँ, इसको रिजल्ट करवाता हूँ तो मेरे पास ये वाला रिजल्ट आना चाहिए। तो इसको रिफ्रेश किया और मेरे पास आ गया ग्रेड बी। देखो जहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू होगी हाँ। वो उसको एग्जीक्यूट करेगा और बाकी को वो एग्जाम कर देगा और बाकी कोड को नहीं देखेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं हालांकि इसको भी गलत करता हूँ, ट्रू इसको कंडीशन को मैं इसको कह देता हूँ लेस, कि मैं 80 को हाँ कह देता हूँ 80 17 से लेस है। तो ये देखेगा हाँ कि नहीं, लेस तो नहीं है। तो वो क्या करेगा कि इसको नहीं चलाएगा, फिर नीचे वाली इफ एल्स में चला जाएगा, इस वाली में। इफ वाली में जाकर देखेगा कि वो 80 60 से बड़ा है। तो देखेगा कि हाँ बड़ा है, तो वो ये रिजल्ट दे देगा। और रिजल्ट देने के बाद वो उसने एल्स को निगलेक्ट कर दिया। तो ये टॉप टू बॉटम आता जाएगा, जहाँ पे उसको ट्रू मिल गई वहां पे रुक जाएगा। तो रुक जाएगा। एल्स तक पूरा ब्लॉक होगा जो कि निगलेक्ट हो रहा होगा या शो हो रहा होगा। जो एल्स के बाद वाली चीज आएगी ना वो एग्जीक्यूट होगी होगी। अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया ना इसके स्कोप के बाहर, तो वो चीज रन होगी ही होगी। उस पे कंडीशंस वगैरह कोई नहीं है। ठीक है। तो ये चीज है, कंडीशंस। अच्छा। मेरा ख्याल है आगे कि ये नेस्टेड, इतना हाँ काफी है। मैं जरा आगे नेस्टेड है तो नेस्टेड को हम कल देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में, सॉरी। नेस्टेड भी नेक्स्ट देख में लेंगे देखेंगे और ये जरा स्विच भी देख लेंगे। कॉम्प्लेक्स हो जाए। और अच्छा ये अब मैं जरा ये है कि अब समराइज कर दूं कि प्रॉपर इनको, अब ये कैलकुलेटर पर ये असाइनमेंट है। अब ये जी जी इनपुट भी ले सकते हैं यूजर से। तो बिल्कुल। आउटपुट ये कंसोल में करके हमें दिखा दें। तो ये प्रॉपर है कि अब सबने बना के लेके आनी है। ग्रुप में भी मैसेज कर दें। मैं आज की क्लास को जरा बल्कि पिछली सी क्लास से लेकर अभी तक एक समराइज करता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या किया है। ठीक है। जहाँ से हमने जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट किया था, वेरी सिंपल, कि हमने उसको स्टार्ट किया था वेरिएबल से।
वेरिएबल्स को हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर उनको कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, डिक्लेयर कैसे किया जाता है और उनकी वैल्यूज़ को कैसे चेंज किया जाता है। और वेरिएबल्स के बाद हमने देख लिया ऑपरेटर्स को। ऑपरेटर्स में हमने डिफरेंट ऑपरेशंस देखे। फिर हमने एंड गेट और वो सॉरी गेट कह रहा हूँ, एंड और नॉट ऑपरेटर देखा। और फिर हमने वेरिएबल्स को जब देख रहे थे वहाँ पे हमने डाटा टाइप्स देखी थी, ठीक है। और उन डाटा टाइप्स में से हमने एक अभी मुख्तलिफ डाटा टाइप्स देखी हैं, लेकिन जो मैक्सिमम प्रैक्टिस हम कर रहे हैं वो अभी नंबर्स पे कर रहे हैं, ठीक है। वो डाटा टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी थी? स्ट्रिंग थी, नंबर था, बूलियन था, बिल्कुल बिल्कुल, सिंबल मैं था। उसको जी जी। मैं कह रहा हूँ। हाँ जी। तो और उसमें हम काफ़ी ज़्यादा डाटा टाइप्स हम कर भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम अगर हम देखें ना तो हम आहिस्ता आहिस्ता फंक्शंस की तरफ जा रहे हैं। तो हमारी वो कॉम्प्लेक्स सी डाटा टाइप है ना, फंक्शन, जिस तरह हमने प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, वो एक टाइप ऑफ फंक्शन ही है ना। हाँ, तो हाँ, जो अब अभी तक जो हमने डेटा टाइप्स की है ना, वो हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जिनको कहते हैं प्रिमिटिव जी डेटा टाइप्स। जी तो जो इसके जी। बाद होती हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में हमारे पास फिर आगे आएगी ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस। तो ये चीज़ हम आगे कवर करेंगे। तो टाइप्स के बाद हमने ऑपरेटर्स को रीड किया, ऑपरेटर्स देखे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स के बाद हमने और भी छोटे छोटे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और इस तरह की चीज़ें थी। और उसके बाद आज हमने जो देखा वो हमने कंडीशंस देखी। कंडीशन में हमने दो चीज़ें देखी हैं, बल्कि तीन देखी हैं। इफ कंडीशन देखी है, एल्स और इफ एल्स, ठीक है। तो उनको हमने एग्जाम्पल के साथ भी देखा है। तो मज़ीद आप लोग प्रैक्टिस करें तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। तो सब लोग प्रैक्टिस करें और कैलकुलेटर बना के लेके आएँ। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको देख लेंगे कि हमने वो क्लास के अंदर करके दिखाना है या फर्दर आगे मूव आउट करना है, अगर किसी ने नहीं किया हुआ तो मकसद ये है कि यार आपको प्रैक्टिस करेंगे और आपके पास कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो के तौर पे ना प्रोजेक्ट्स बनेंगे, बनना शुरू होंगे। तो पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको क्लाइंट से प्रोजेक्ट विन करने के लिए। तो इसी तरह से पोर्टफोलियोज बनते हैं कि आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, फिर आगे फर्दर कॉम्प्लेक्स और बड़े प्रोजेक्ट्स पे मूव होते हैं। तो कोशिश करें बना के लेके आए इसको। तो किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो पूछ लें, और या ग्रुप में पूछ लीजिएगा। तो ठीक है, फिर एंड करते हैं क्लास को। ठीक है जी। थैंक यू। ओके, अस्सलाम थैंक यू। वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।